हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, इसकी किसी देश को आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर किसी देश का समस्त विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है तो उस पर क्या असर पड़ेगा, किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार आने का स्रोत क्या होता है और उसको हम लोग खर्च कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार है क्या। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरे देशों की मुद्राओं का जो भंडारण है उसे हम कहेंगे विदेशी मुद्रा भंडार। क्लियर। अब वो विभिन्न विभिन्न रूपों में है, तो डीप में नहीं जाएंगे, इसको मोटा मोटी इसका समझ रहे जिससे कि आप क्लियर कर सको। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसको कहेंगे, ठीक है। अब ये आता कैसे, जैसे मान लो अपने देश के जो लोग हैं वो विदेश में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो विदेश में काम कर रहे हैं, मान लो अमेरिका में कोई व्यक्ति अमेरिका में जॉब कर रहा है, अब उसको पैसा भारत भेजना है तो वो डॉलर कमा रहा है, उसने मान लो $100 कमाए और उसने वो भारत में भेजे, तो भारत में तो डॉलर चलेगा नहीं, भारत में क्या चलेंगे, रुपए। तो वो डॉलर क्या करेगा, आरबीआई अपने पास जमा कर लेगा डॉलर, और उस डॉलर की जितनी कीमत का रुपया होगा, यानी अभी जैसे सबको पता है कि अभी डॉलर 80 से प्लस चल रहा है, रुपया मतलब 80, $1 में 80 रुपया, तो उस हिसाब से जाके कि वो क्या करेगा, वो उस व्यक्ति को डॉलर जमा कर लेगा और उसके बदले पैसे दे देगा जो कि भारत में वो आराम से अपने खर्च करेगा, ठीक है। तो समझ गए। एक तो ये हो गया कि जो विदेशों में लोग रहते हैं वो विदेशी करेंसी होती है उसको आरबीआई में आके चेंज कराते हैं और उसके बाद उसको खर्च करते हैं। तो पहला जो तरीका हो गया विदेशी मुद्रा कमाने का वो ये है कि जो अपने विदेशों में लोग वर्क करते हैं, बहुत ही उसका कम है, मान लो एक तरीका से बहुत उसका कम कंट्रीब्यूशन है लेकिन है उसका भी। तो विदेशों में जो लोग काम करते हैं वो अपनी यहाँ पे एक्सचेंज कराते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि विदेशी जो कंपनियां हैं वो आकर के अपने देश में सीधी कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, अपन इन्वेस्टमेंट करना चाहे यानी कि निवेश करना चाहे, तो वो किस तरीके से निवेश करेंगी कंपनियां आके। जैसे मान लो एप्पल ने ये कहा कि भैया मैं अपना एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, प्रोडक्शन हब लगाना चाहता हूँ भारत में, तो वो क्या काम करेगा, वो यहाँ आएगा और वो डॉलर लेके आएगा, तो वो डॉलर को ले जाके पहले आरबीआई में चेंज करेगा, जाके डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराएगा, उसके बाद भारत में कंपनी अपनी बनाएगा, क्योंकि उसको कंक्रीट खरीदनी है, उसको लेबर को पेमेंट करना है, उसको सीमेंट खरीदना है, उसको और कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो सारी चीज़ें वो किस में खरीदेगा, रुपए में। तो वो जाके जैसे एप्पल कंपनी का जो मालिक है वो आया, उसने आकर के आरबीआई में डॉलर जमा किया, वहां से रुपया लिया और भारत में कंपनी लगाई, ठीक है, समझ गए। तो क्या हुआ कि एक दूसरा तरीका हो गया एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियों का डायरेक्ट भारत में आके निवेश करना, इससे भी अपना जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता है, ठीक है, दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज क्या है कि हम जब चीजों को बेचते हैं, निर्यात करते हैं, अब जैसे मान लो हमने गेहूं अपने यहाँ बहुत प्रोडक्शन हुआ और गेहूं का अभी मान लो निर्यात किया, तो जब हम गेहूं का निर्यात करेंगे दूसरे देश को बेचेंगे तो वहां से हम पेमेंट डॉलर में लेंगे। क्लियर। तो वो भी एक अपना तरीका हो गया डॉलर को यानी कि विदेशी मुद्रा को अपने पास इकट्ठा करने का। तो समझ गए होंगे कि विदेशी मुद्रा क्या है, दूसरे देशों की मुद्रा, और उसको अपने देश में इकट्ठा करना, वही कहलाएगा फॉरेन रिजर्व, ठीक। अब ये तो हो गए इकट्ठे करने के मैंने तरीके बताए, अब इसको खर्च कैसे करते हैं और ये कितनी जरूरी है। अब भैया बात क्या है कि जब हम विदेश के साथ किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे तो हमें पेमेंट विदेशी मुद्रा में ही करना होगा। अब सबसे मजबूत अभी विदेशी मुद्रा डॉलर है, तो ज्यादातर डॉलर ज्यादातर एक्सेप्ट कर लेते हैं सभी देश। क्लियर। तो है क्या कि अब हम लोग खरीद क्या रहे हैं ये समझो, जो ज्यादा खरीद रहे हैं, अपने देश में जो तेल की खपत है उसका लगभग 85% ऑयल है वो हम लोग विदेशों से आयात कर रहे हैं, अमेरिका से, रूस से, खाड़ी देशों से, जो खाड़ी देश मतलब यही अरब कंट्री हैं इनसे, ठीक है, ओमान, ईरान, इराक, सीरिया, इनसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब है क्या कि अब जैसे हम लोगों ने तेल खरीदा, अब तेल खरीदेंगे तो उनको पेमेंट कायम करेंगे डॉलर में, ठीक।
तेल खरीदेंगे तो अपने पास से क्या जाएगा, डॉलर। डॉलर दिया, तेल आया, तेल आया, अपने रिफाइनरी में गओ, शुद्ध धो के आओ, अपनी गाड़ियों में पड़ा, चल रहा है। क्लियर। तो पहली चीज है कि बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा जो जा रही है वो काम जा रही है कि ऑयल इंपोर्ट में। दूसरी चीज, हम अपना जो खाद्यान्न तेल है, जैसे मोदी जी ने कि भैया सब्जी में तेल कम खाओ, तो जो खाने वाला तेल है वो भी खरीद रहे हैं, जैसे पाम ऑयल आ रहा है जो विदेशन से ही आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी खरीदने के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। तीसरी चीज है कि जैसे उन्होंने ये भी कहा कि भैया गोल्ड मत खरीदो, तो गोल्ड के लिए भी हम पेमेंट कर रहे हैं। अब गोल्ड के लिए कैसे, गोल्ड भी इतना अपने देश में प्रोडक्शन नहीं होता है, गोल्ड की इतनी खदानें ना हैं जो कि हम अपने देश की जो गोल्ड की आवश्यकता है पर पूरा कर सकें। तो बाकी हम क्या करते हैं कि जैसे आपने गोल्ड खरीदा तो आप गए सुनार के पास, उसको आपने पेमेंट किया 1 लाख रुपया कि भैया मुझे 1 लाख का, मान लो अभी 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो उसने क्या काम किया, वो देगा होलसेलर को पैसा, वो भी तो कहीं से खरीदेगा, सुनार के घर पे थोड़ी बनता है, तो वो भी क्या करेगा, होलसेलर को देगा, वहां से खरीदेगा। होलसेलर क्या काम करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सोने का व्यापारी है उसको देगा पैसे कि भाई तू मुझे दे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी क्या करेगा, उस रुपए को ले जा करके और आरबीआई में डॉलर में परिवर्तित करे, यानी कि उसने रुपया जमा किया, आरबीआई से डॉलर लिया और उससे जाके मान लो अमेरिका से सोना खरीद लिया और आके उसने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी चेन चलती है, यानी कि सोना भी अगर हम विदेश से खरीदेंगे तो हमें क्या चाहिए, फॉरेन रिजर्व चाहिए। अब फॉरेन रिजर्व यानी कि डॉलर चाहिए, ठीक है, तो डॉलर खत्म हो रहा है, इस तरीके से खर्च होता है। आता कैसे है मैंने बता दिया, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आता है, जो अपने विदेश से में जो काम कर रहे हैं वे आय के देते हैं यहाँ पे। तीसरी चीज है कि जो चीजें हम बेचते हैं अपने देश की, विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, वहां से भी हमारे पास आता है। और भी हैं तरीके, लेकिन ये मोटा मोटी ये समझो कि यहाँ से आता है। क्लियर, तो ये यहाँ से आ रहा है। अब जा कहाँ रहा है, जो चीज हम खरीद रहे हैं विदेशों से वहां से आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि अपने पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाता है तो क्या स्थिति होगी, हम तेल नहीं खरीद पाएंगे, हम और जो जैसे खाद्यान्न में दालें खरीद रहे हैं और खान वालों तेल खरीद रहे हैं, ये चीजें ना खरीद रहे हैं, तो इसका जन सामान्य पे असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑयल, यानी कि जो कच्चा तेल है, वो जो डीजल पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, वो अगर वो नहीं आ पाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, क्रैश कर जाए, मतलब हाहाकार मच जाए। आप समझ सका, तो ऐसे तो समझाने की जरूरत नहीं है कि तेल कितना इंपॉर्टेंट है भाई। पूरे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती है यातायात के संसाधनों पर। ठीक है, जहां चीजों की कमी है वहां पहुंचाना, जहां चीजों की अधिकता है वहां से उन चीजों को ले जाना, तो ये सारी चीजें यातायात पे निर्भर करती हैं। अगर यातायात के संसाधन नहीं होंगे तो भाई नहीं चल पाएंगे, तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगी। समझ रहे ना, तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि भाई कहाँ पे हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म होता है और कहाँ से आता है। ठीक है, और ये कितना महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं अभी वर्तमान फॉरेन रिजर्व की क्या स्थिति है इसके बारे में। तो अगर आंकड़ों को देखा जाए तो फरवरी में अपने देश के पास लगभग 725 बिलियन डॉलर के करीब फॉरेन रिजर्व था, जो कि चौथे नंबर पे, मतलब सभी देशों में चौथे नंबर पे सबसे अधिक रिजर्व था। मतलब अगर उसको क्रम उसका रैंकिंग करी जाए तो चौथे नंबर पे आ रहे थे हम लोग। ठीक है, अब क्या है कि मार्च और अप्रैल में ये युद्ध की वजह से लगभग घटा है, अपना 30 बिलियन डॉलर के करीब अपना फॉरेन रिजर्व घटा है। तो अब कम हुआ है। अब कम होता कब है भैया, कि जब आय कम और जाए ज्यादा तभी तो कम होगा। तो अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि भैया तेल के दाम भी बढ़ गए इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो क्या रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ गए, तो जिसके लिए हमें कम पेमेंट करने पड़ रहा हो तो बाकी ज्यादा डॉलर में पेमेंट करने पड़ रहा हो, तो इसलिए घट रहा है। अब है का, अगर तेल की यही स्थितियां बनी रही तो थोड़ा सा और गलत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया बिल्कुल खत्म हो गया। अभी भी अपने पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि 10 महीने तक, 1 साल तक अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो अपने लोग आराम से तेल को खरीदते रहेंगे और भी जो भी चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है देश को चलाने के लिए, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे तेल हो,
चाहे गोल्ड हो, यानी जो भी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हैं, उन्हें चलाने के लिए जितनी ज़रूरत पड़ती है वे सारी चीज़ें हम लोग खरीद सकते हैं। इतो अपने पास अब है रिजर्व, तो परेशान होने की जरूरत ना है। लेकिन हाँ, मोदी जी ने अपील करी है कि भाई अननेसेसरी अगर हम ख़त्म कर रहे हैं पेट्रोल को, डीजल को, तो भाई यार न करें, जैसे कि थोड़ा सा दबाव कम पड़े। ठीक है भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो अपील कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का एक तरीके से ख़त्म मत करो, उसको फालतू मत, बर्बाद मत करो, इसलिए कह रहे हैं। ये नहीं कि भैया ख़त्म हो गए बिल्कुल बर्बाद होने वाले हैं, अब भैया यूज मत करो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब यूज करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये था। अभी इससे बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन आई थी 1991 में, जब भैया पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे और मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री। तो उन्होंने एक भाई बहुत ही खराब कंडीशन थी, कुछ दिन का ही अपने पास फॉरेन रिजर्व बचा था, 1-2 मंथ का ही, 15-20 दिन का ही बचा था। तो उस समय क्या काम किया, अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें परिवर्तन किया और उन्हें एलपीजी की नीति लाई। ये पढ़ोगे कि 1991 के जो परिवर्तन थे, जो रिफॉर्म थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म थे, वो क्या थे, अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन क्या किए जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था उस समय क्रैश होने से बची। तो उन्होंने क्या किया, एलपीजी की नीति लाई। अब एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारवादी बनना, यानी कि विदेश से अगर कोई कंपनी यहाँ पे आ रही है लगान के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भैया जो थोड़े अर के नियम कानून है, ये थोड़े से कम कर दो ताकि आराम से आए के जो कंपनी लगाए सकें। अब मेरे हमने 20 पन्नन के नियमों के फर्रा दे दिए तो उसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई यहाँ फैक्ट्री क्या लगाएंगे आके। तो सस्ते मजदूर उन्हें दिलवाए, लिबरल बने, उदार बने, उन्हें ज़मीनें दिलवाई जिससे कि उनने आके यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई। अब भैया वही बात आएगी, अगर उनने फैक्ट्री लगाई है तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो वहाँ से फॉरेन करेंसी लाएंगे जिससे कि अपने देश को फायदा होगा। क्लियर। दूसरी चीज़ है प्राइवेटाइजेशन। जो अपने देश में जो कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, उनको उन्होंने क्या किया, प्राइवेट हाथों में दे दिया। जिससे क्या हुआ कि देखो भाई, स्पष्ट सी बात है, सब लोग जानते हैं कि सरकारी संस्था हो, सरकारी कंपनी हो, सरकारी फैक्ट्री हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है भैया, अपना भला सोचता है। सरकारी नौकरी आदमी इसलिए कर रहा है कि उसको जॉब सिक्योरिटी मिले, समय पर तनख्वाह मिले और काम कचू करने पड़े और समय पड़े तो भ्रष्टाचार कर ले, जाकिल कर रहा हो सरकारी नौकरी। क्लियर। अब जब सरकारी नौकरी करेगो इस तरीका से कि भ्रष्टाचार करे, ठीक है, सबकी बात ना करे लेकिन 99% भ्रष्टाचार करे, काम अपना ठीक से करे नहीं, समय से ड्यूटी ना करे, उसको कंपनी की जो ग्रोथ है उससे कोई मतलब नहीं, तो भैया कंपनी कहाँ से ग्रोथ करेगी। अब कंपनी ग्रोथ ना करेगी तो ऐसी कंपनी सरकार के कंधन पे बोझ है, जाए बट सरकार ढो रही है। अगर सरकार किसी कंपनी को ढोएगी तो उसमें तो पैसा बर्बाद ही होगा। अगर कोई कंपनी है उसका घाटे का बजट हर साल बनना है, हमेशा घाटे में जा रही है, तो उससे क्या होगा भाई, सरकार पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्रियां जो सरकारी थी, जो कि बर्बाद हो रही थी, मतलब जो घाटे में जा रही, उन्हें प्राइवेट कर दो। ठीक है, प्राइवेट करने से क्या हुआ कि प्राइवेट फिर भैया क्या हुए, तुम्हारी कर्मचारी है वो किस तरीके से काम करेगा, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर नौकरी मिले। अगर परफॉर्मेंस डाउन, हटो बाहर, दूसरा वही है वो काम करेगा। ठीक है, प्रॉपर तरीका से उसकी मॉनिटरिंग हुई है, देख रेख हुई है, भ्रष्टाचार ना कर पाए, क्योंकि प्राइवेट हाथों में भ्रष्टाचार पाओगे लात मारे के बाहर निकाल दे जो, है ना। तो फिर क्या होता है कि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद वो कंपनी ग्रोथ करने लगती है। ग्रोथ करने लगी तो पहले तो उसने जब सरकार से उसने अपना हस्तक्षेप लिया, सरकार ने अपना हस्तक्षेप खत्म किया, तब उसको पैसा सरकार को दिया। दूसरी बात, जब वो कंपनी भारत में ग्रोथ करेगी तो सरकार को फायदा हुआ। कैसे, अब भैया ग्रोथ करेगी तो वो टैक्स पे करेगा सरकार को। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो सरकारी कंपनियां थी उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया। क्लियर। तीसरी चीज हुई ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में उन्होंने क्या किया कि भैया पूरे विश्व के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी कि भैया पूरा विश्व आओ और यहाँ फैक्ट्री लगाओ, कंपनी लगाओ, हम तुम्हें जमीन दिए, नियमन में थोड़ी सी नियम कठोर ना हुए, अपने नॉर्मल नियम हुए हैं सब। ठीक है, और हम तुम्हें सस्ती दरों पे मजदूर देंगे, तुम्हें कोई समस्या ना होती, आओ अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करो बस आए के यार के देश में, जिससे रोजगार मिले और अपने देश की इकोनॉमी ग्रोथ करे। क्लियर। तो ये किया था 1991 में मनमोहन सिंह ने और देश की अर्थव्यवस्था को क्रैश होने से बचा लिया था।
ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।